हेलो लर्नर्स, आज हम मानवतावादी मनोवैज्ञानिक अब्राहम मैस्लो के आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत को देखेंगे। मैं डॉक्टर रश्मि सिंह, एसोसिएट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी, फैकल्टी ऑफ सोशल साइंसेज, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो पहले हम मानवतावादी मनोविज्ञान पर एक नज़र डालते हैं। मानवतावादी मनोविज्ञान का प्रतिपादन अब्राहम मैस्लो के नेतृत्व में मनोवैज्ञानिकों के एक समूह द्वारा 1962 में किया गया। मनोविज्ञान में दो प्रमुख बल, फर्स्ट फोर्स साइको एनालिसिस तथा बिहेवियरिज्म, जो कि सेकंड फोर्स कहलाता है, कि विकल्प के रूप में मैस्लो एक महत्वपूर्ण सैद्धांतिक मनोविज्ञान का प्रतिपादन करना चाहते थे। इस उद्देश्य से प्रेरित होकर के उन्होंने मानवतावादी मनोविज्ञान का प्रतिपादन किया, जिसे सामान्यतः मनोविज्ञान का तीसरा बल कहा गया है। 1950 वाले दशक से ही मनोविश्लेषण तथा व्यवहारवाद की कटु आलोचनाएं प्रारंभ हो गई थी। व्यवहारवाद मानव के स्वरूप को समझने में कोई विशेष अभिरुचि न दिखाकर मात्र उसकी यांत्रिक व्याख्या में ही खुद को व्यस्त रखे हुए था। इस संप्रदाय में मनुष्यों को वातावरण के उद्दीपकों के प्रभाव को ग्रहण करने वाले एक निष्क्रिय प्राणी, एक पैसिव ऑर्गेनिज्म माना गया था। वहीं मनोविश्लेषण मनुष्यों को मूल प्रवृत्ति तथा संघर्ष का उत्पाद या प्रतिफल, प्रोडक्ट मान रहा था। मनोविश्लेषण की आलोचना करते हुए मैस्लो ने कहा कि मनोविश्लेषण का केंद्र बिंदु असामान्य व्यक्ति है, जो मात्र असामान्य व्यक्ति के व्यवहारों का अध्ययन कर वह कभी भी उत्तम ढंग से सामान्य एवं मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्तियों के व्यवहारों का अध्ययन नहीं कर सकता। इसका मतलब यह हुआ कि एक मनोविश्लेषक व्यक्ति के धनात्मक पहलू की व्याख्या नहीं करता। मानवता मनोविज्ञान मानव प्रकृति के बारे में मूलतः एक भिन्न तस्वीर उपस्थित करने का प्रयास कर रहा था। मैस्लो, जिन्होंने अमेरिका में मानवतावादी के आध्यात्मिक जनक के रूप में माना गया, के अनुसार मनुष्यों की प्रकृति आदरणीय और आत्मसिद्धि से युक्त होती है। अगर पर्यावरणीय अवस्थाएं अनुकूल हैं तो व्यक्ति अपने भीतर छिपे हुए अंतःशक्ति एवं क्षमताओं की पहचान करने का पर्याप्त मौका नहीं गंवाता है। मनुष्य सदा अपने वर्धन और संवर्धन के लिए प्रयासरत रहता है। As a humanist, Maslow believed that people have an inborn desire to be self-actualized, that is, to be all they can be. In order to achieve this ultimate goal, however, a number of more basic needs must be met, such as need for food, safety, love, and esteem. So, this is Maslow's theory of hierarchy of need. इस पिरामिड के अंतर्गत मैस्लो ने आवश्यकता के अनुक्रमिक विचारधारा को 5 आवश्यकताओं के रूप में प्रस्तुत किया है। प्रथम निचले
स्तर की दो आवश्यकताओं को बेसिक नीड कहा गया है। बीच की दो आवश्यकताओं को साइकोलॉजिकल नीड्स के रूप में पहचाना गया है तथा अंतिम एवं सर्वोपरि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन को सेल्फ फुलफिलमेंट नीड भी कहा गया है। मैस्लो ने सबसे पहले 1943 में अपने पेपर अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन मोटिवेशन में सबसे पहले बार आवश्यकता के अनुक्रमिक इस व्यवस्था को प्रस्तुत किया था और उसके उपरांत मोटिवेशन एंड पर्सनालिटी नाम के अपनी पुस्तक में इस समस्त कॉन्सेप्ट को क्लियर किया था। यह अनुक्रम यह समझाता है कि प्रत्येक मनुष्य अपने मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए सदैव तत्पर रहता है, प्रेरित रहता है, इससे पहले कि वो अपने उच्च आवश्यकताओं और अपने ग्रोथ के लिए आगे बढ़ पाए। अब्राहम मैस्लो का यह सिद्धांत न केवल मनोविज्ञान वरन इंडस्ट्री एवं ऑर्गेनाइजेशन के क्षेत्र में इस सिद्धांत की उपादेयता उतनी ही है जितना कि पर्सनालिटी साइकोलॉजी में। यहाँ इस चित्र में आप देख सकते हैं किस प्रकार से विभिन्न आवश्यकताओं को उनके इंटेंसिटी और उनके पूर्ति के बल के रूप में व्यवस्थित किया गया है। There are 5 different levels of Maslow's hierarchy of need. Physiological needs यानी कि दैहिक आवश्यकताएं। दैहिक आवश्यकताएं उन मौलिक आवश्यकताओं को कहा जाता है जिसमें भोजन, जल, ऑक्सीजन, तापमान, यौन आदि की ज़रूरतें सम्मिलित होती हैं। ये आवश्यकताएं सबसे अधिक महत्व की होती हैं। इन आवश्यकताओं की तुष्टि नहीं होती तो अन्य उच्च स्तरीय आवश्यकताओं की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। उदाहरण के लिए यदि कोई व्यक्ति भूखा है तो उसे कभी भी अपनी सुरक्षा या सम्मान की चिंता उतनी नहीं होगी। इन दैहिक आवश्यकताओं की दो विशेषताएं होती हैं। दैहिक आवश्यकताओं की प्रवृत्ति पुनरावृत्तीय होती है यानी साइक्लिक, रेपिटेटिव। इसीलिए इन्हें चक्रीय आवश्यकता यानी साइकिल नीड्स भी कहा गया है। इनकी तुष्टि किसी दिए समय में पूर्णतः हो सकती है, परंतु कुछ समय बीतने के बाद वे पुनः उत्पन्न हो जाती हैं। जैसे भूख लगने पर व्यक्ति भोजन करके संतुष्ट तो हो जाता है, लेकिन कुछ ही देर बाद उसे पुनः भूख लगने लगती है। दूसरा, दैहिक आवश्यकताओं की दूसरी विशेषता यह है कि उनकी तुष्टि पूर्णतः संभव है, जो अन्य उच्चतरीय आवश्यकताओं के साथ सही नहीं बैठता है। इन दैहिक आवश्यकताओं की पूर्ति पूर्णतः संभव है, जो अन्य उच्च स्तरीय आवश्यकताओं के साथ सही नहीं बैठता है। दूसरे नंबर पे आती है सिक्योरिटी एंड सेफ्टी नीड्स यानी सुरक्षा की आवश्यकता। सुरक्षा आवश्यकता में दैहिक सुरक्षा की आवश्यकता, चिंता, खतरा तथा अस्त व्यस्त होने से मुक्ति आदि की आवश्यकताएं सम्मिलित हैं। मैस्लो के अनुसार व्यक्ति में सुरक्षा आवश्यकता की उत्पत्ति तब होती है जब उसकी दैहिक आवश्यकताओं की तुष्टि हो गई हो। सुरक्षा आवश्यकता इस अर्थ में दैहिक आवश्यकता से भिन्न है कि सुरक्षा आवश्यकता की तुष्टि पूर्णतः संभव नहीं है। एक स्वस्थ व्यक्ति के लिए सुरक्षा आवश्यकता बहुत उपयुक्त अभिप्रेरक नहीं होता है, परंतु बच्चे के लिए सुरक्षा आवश्यकता एक प्रमुख अभिप्रेरक हो सकता है। परंतु आपातकालीन स्थितियां
जैसे दुर्घटना, आग लग जाना या लड़ाई झगड़ा, युद्ध आदि के दौरान सुरक्षा आवश्यकता एक प्रमुख अभिप्रेरक के रूप में कार्य करने लगती है। विकसित देश जैसे कि अमेरिका, रशिया, यूनाइटेड किंगडम आदि में दैहिक आवश्यकता तथा सुरक्षा आवश्यकता व्यक्ति के लिए उनके व्यवहार के प्रमुख प्रेरक नहीं होते हैं, क्योंकि ऐसे देश के लोग ऐसी निम्न स्तरीय आवश्यकताओं को बहुत हद तक अपने आप संतुष्ट करते चले जाते हैं। वहीं विकासशील एवं अविकसित देशों में रहने वाले लोगों के लिए ये दो आवश्यकताएं उनके जीवन को बनाए रखने के लिए सबसे प्रमुख प्रेरक के रूप में काम करती हैं। तीसरे नंबर पे आती है स्नेह एवं सदस्यता की आवश्यकता, लव एंड बिलोंगिंगनेस, जिसे मैस्लो ने सोशल नीड भी कहा है। इसके अंतर्गत आता है प्यार, अपनापन, अपनाए जाने का एहसास तथा बिलोंगिंगनेस। At this level, the need for emotional relationship drives human behavior. जब एक व्यक्ति के दैहिक एवं सुरक्षा आवश्यकताओं की बहुत हद तक पूर्ति हो चुकी है, तब व्यक्ति को अपने आसपास के व्यक्तियों के साथ बातचीत करना, सामाजिकता, दोस्ती की आवश्यकता, समूह के सदस्यता की आवश्यकता, अपने परिवार एवं मित्रों के व्यक्तियों को स्नेह देने तथा उनसे स्नेह प्राप्त करने की आवश्यकता भी प्रमुख हो जाती है। मैस्लो का मानना है कि स्नेह आवश्यकता की तुष्टि के बिना बच्चे एवं वयस्क के व्यक्तित्व का विकास संभव नहीं है। वैसे वयस्क जिनकी इस आवश्यकता की तुष्टि नहीं हो पाती है, उनके अंतर्वैयक्तिक संबंध यानी कि इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जो है वो सिनिकल एवं सेल्फ डिफीटिंग होते हैं। सोशल नीड्स के अंतर्गत न केवल दोस्ती एवं प्यार भरे संबंध, परिवार, सामाजिक समूह, वरन हमारे सामुदायिक एवं धार्मिक समूहों के साथ मिलना जुलना भी सम्मिलित है। अकेलेपन, अवसाद एवं चिंता की समस्याओं से बचने के लिए एक व्यक्ति के अंदर स्नेह एवं सदस्यता की आवश्यकता का पूर्ण होना बहुत अधिक आवश्यक है। इन्हीं के चलते व्यक्ति एक समय में अपने समाज के अनेक समूहों के साथ मिलजुल करके रहता है। आगे चलते हैं। आवश्यकता पदानुक्रम के चौथे क्रम में आती है सेल्फ एस्टीम नीड की बारी, यानी सम्मान की आवश्यकता। जब निम्न 3 तरह की आवश्यकताओं की पूर्ति काफी हद तक हो गई हो, तो व्यक्ति में सम्मान की आवश्यकता उत्पन्न होती है। इन आवश्यकताओं में आवश्यकता के 2 सेट होते हैं। पहला सेट होता है नीड फॉर स्ट्रेंथ, शक्ति की आवश्यकता, यानी आत्मविश्वास, स्वतंत्रता, सामर्थ्यता की आवश्यकता। दूसरे सेट में आती है प्रतिष्ठा, प्रभुत्व, प्रशंसा एवं लोकप्रियता पाने की आवश्यकता। ये दूसरे श्रेणी की आवश्यकता की उत्पत्ति पहले सेट की आवश्यकता से ही होती है। मैस्लो 1970 ने यह भी बताया कि आत्मसम्मान की आवश्यकता की तुष्टि होने से व्यक्ति में आत्मविश्वास, शक्ति एवं वर्थ, योग्यता आदि की भावना उत्पन्न होती है। यदि किन्हीं कारण से इस आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो पाती है, तो व्यक्ति में हीनता एवं कमजोरी, डिप्रेशन और अलूफनेस इत्यादि के भी भाव उत्पन्न होने लगते हैं। वहीं अगर ज़रूरत से ज़्यादा इसकी पूर्ति हो जाए तो व्यक्ति के अंदर श्रेष्ठता यानी सुपीरियॉरिटी की भी भावना आ जाती है। सेल्फ एस्टीम नीड्स की उत्पत्ति केवल तभी हो सकती है जब व्यक्ति
स्वयं अपना सम्मान अपनी आंखों में भी करे। कई बार मात्र दूसरों से ही सम्मान पाना उतना आवश्यक नहीं जितना अपनी नज़रों में अपने सम्मान को बनाए रखना। नीचे की चार आवश्यकताएं फिजियोलॉजिकल, सेफ्टी, लव, बिलोंगिंगनेस तथा एस्टीम। इन चार आवश्यकताओं को डेफिशिएंसी नीड भी कहा गया है। डेफिशिएंसी नीड ऐसा इसलिए क्योंकि ये अभाव की आवश्यकता को दर्शाते हैं। इन आवश्यकताओं की पूर्ति यदि बार बार ना किया जाए तो मोटिवेशन डिक्रीज एट द नीड्स आर मेट, यानी कि जैसे ही इन आवश्यकताओं की पूर्ति हो जाती है तो इनसे उत्पन्न होने वाले अभिप्रेरक का भी अभाव हो जाता है। वहीं पर इस पदानुक्रम का पांचवा और सबसे चोटी पे पाए जाने वाला सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, इसे ग्रोथ नीड भी कहा गया है या बी नीड या बीइंग नीड भी कहा गया है, बिकॉज मोटिवेशन increases as the needs are met for the need for self actualization. आत्मसिद्धि की आवश्यकता यानी सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड व्यक्ति में तब उत्पन्न होती है जब उपर्युक्त चारों तरह की आवश्यकताओं की तुष्टि हो जाती है। आत्मसिद्धि से तात्पर्य आत्मपूर्ति की आवश्यकता अपनी अंतः शक्तियों को अनुभव करने या उनका ज्ञान होने से है तथा सही अर्थ में सृजनात्मक बनने से है, बीइंग क्रिएटिव। दूसरे शब्दों में यह कहा जा सकता है कि आत्मसिद्धि की आवश्यकता से तात्पर्य अपनी अंतः शक्ति के शिखर पर पहुंचने से होता है ताकि वह पूर्ण रूप से एक कार्य संपन्न व्यक्ति बन सके। ऐसे आत्मसिद्धि की आवश्यकता को प्राप्त कर लेने वाले व्यक्तियों को पीक एक्सपीरियंसेस भी होते हैं, शिखर अनुभव, जहां वह अपने व्यक्तित्व के, अपने अस्तित्व के चरम सीमा, चरम सुख को भी प्राप्त करते हैं। इस संप्रदाय के प्रतिपादन में मैस्लो 1970 ने कर्ट गोल्डस्टीन के प्रति अपना आभार व्यक्त किया है। मैस्लो का मानना है कि सचमुच में आत्मसिद्धि की आवश्यकता एक विस्तृत आवश्यकता है जिसमें 17 मेटा नीड्स होती हैं। इन मेटा नीड्स की कोई अनुक्रम या हायरार्की नहीं है और सभी बराबर रूप से पोटेंट या समर्थ होती हैं। मेटा आवश्यकताओं के कुछ उदाहरण हैं पूर्णता, सुंदरता, उत्तमता, सफाई, सृजनात्मकता आदि की आवश्यकता है। At the very peak of Maslow's hierarchy are the self-actualization needs. That is what a man can be and he must be. Maslow explained, referring to the need people have to achieve their full potential as a human being. It may be loosely described as the full use of exploitations of a person's talent, capabilities, and potentialities.
1960 एवं 1970 में अपने सिद्धांत में संशोधन करते हुए मैस्लो ने अपने मोटिवेशन मॉडल को विस्तृत करते हुए इसमें 3 आवश्यकताओं को और सम्मिलित किया: कॉग्निटिव नीड, एस्थेटिक नीड तथा ट्रांसेंडेंस। 8-stage model which was developed during 1960s and 1970s while revising the original model. सेल्फ एस्टीम नीड्स के बाद कॉग्निटिव नीड्स को शामिल किया गया, जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, अपने समझदारी, अपने अंदर जिज्ञासा, अन्वेषण, अर्थ की खोज करना, पूर्व कथन की आवश्यकताओं की पूर्ति करने का विकास करने का प्रयास करता है। छठी आवश्यकता के रूप में एस्थेटिक नीड्स यानी एप्रिसिएशन एंड सर्च फॉर ब्यूटी एंड बैलेंस एंड फॉर्म को जोड़ा गया तथा 8वीं आवश्यकता के रूप में ट्रांसेंडेंस नीड। This is a need where a person is motivated by values which transcend beyond the personal self. For example, mystical experiences and certain experiences with nature, aesthetic experiences, sexual experiences, service to others, the pursuit of science, religion and faith. व्यक्ति अपनी खोज करने के पश्चात जब अपनी सीमाओं से परे उठ करके अपने आत्म के साथ आत्मसात हो जाता है, वहाँ उस व्यक्ति के ट्रांसेंडेंस नीड की पूर्ति हो जाती है। आगे मैस्लो ने आत्मसिद्धि की आवश्यकता को प्राप्त किए हुए आत्मसिद्धि व्यक्ति के व्यक्तित्व की कुछ विशेषताओं की भी चर्चा की है। मैस्लो ने बताया कि मात्र 10% लोग ही आत्मसिद्धि की आवश्यकता के स्तर पर पहुंच पाते हैं। उन्होंने उन व्यक्तियों का अध्ययन किया जो उनके अनुसार आत्मसिद्धि की आवश्यकता को प्राप्त कर चुके थे और कुछ विशेषताओं को बताया। पहला, ऐसे व्यक्तियों में वास्तविकता का प्रत्यक्षण अधिक मजबूत होता है। ऐसे लोगों में किसी तरह का पूर्वाग्रह नहीं पाया जाता। फलस्वरूप इससे वास्तविकता के प्रत्यक्षण में विकृति नहीं आती है। वे वास्तविकता को उसी रूप में प्रत्यक्षित करते हैं जिस रूप में वह वातावरण में मौजूद होती है। ऐसे व्यक्ति अपने सेल्फ या आत्म को पूर्णतः समझते हैं तथा इनमें रक्षात्मक व्यवहार डिफेंसिव बिहेवियर या मैकेनिज्म्स कम होते हैं। वे डिफेंस मैकेनिज्म्स का प्रयोग नहीं करते। इनमें आत्म पराजित दोष भी नहीं पाया जाता है। ये खुद को सही पहचानते हैं। ऐसे लोगों की प्रकृति न तो रूढ़िवादी होती है और न ही कृत्रिम। अतः ऐसे लोगों में स्वाभाविकता, सहजता तथा स्वप्रवृत्ति स्पॉन्टेनिटी का गुण पाया जाता है। ये लाइफ को उसी तरह परसीव करते हैं जैसे कि बहती हुई हवा, बहता हुआ पानी। इन लोगों की अभिरुचि बाह्य समस्याओं में अधिक होती है, न कि आंतरिक समस्याओं में उलझे रहना। ऐसे लोग कुछ स्पष्ट उद्देश्य बनाकर ही काम करते हैं। इन लोगों में स्वायत्तता यानी ऑटोनॉमी तथा गोपनीयता, प्राइवेसी का गुण होता है। इन लोगों में निर्लिप्तता या तटस्थता का भी गुण पाया जाता है।
ऐसे लोग कई लोगों के बीच में रह करके भी एकांतवासी हो सकते हैं। ऐसे लोगों में प्रशंसा के उत्तम भाव सतत ही पाए जाते हैं। ये लोग अपने उत्तम भाव, भाग्य एवं स्वास्थ्य से हमेशा अवगत होते हैं और मानसिक रूप से भी स्वस्थ होते हैं। ऐसे लोगों में पूर्ण परिशुद्धता की भावना होती है। Complete perfection and peak experiences are the characteristics of a self-actualized personality. Here are some references with which I have presented this slide. Some practice questions are here for your revisions. Hope you have liked and learned. Thank you.